प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसका लेक्चर नंबर 3 कवर कर रहे हैं, राइट। और इस लेक्चर में हम बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए तो समझिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है कि जो न्यूक्लियस के अराउंड कुछ स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट होती हैं जिनको हम शेल कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर शेल कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अब बात आती है कि इन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व नहीं करता, जिसकी जैसी एनर्जी उसके हिसाब से वो उस शेल या उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। बात समझ में आ गई। अब एक बात और लिखी हुई है कि जैसे जैसे आप शेल का नंबर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से जितनी दूर जाएंगे, तो जितनी दूर आप जाएंगे न्यूक्लियस से, वहां वाली शेल की एनर्जी उससे उतनी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी शेल की एनर्जी या जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है कि किसी एटम में वो किस जगह पर प्रेजेंट है। अगर न्यूक्लियस के करीब होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी, और न्यूक्लियस से दूर होगी तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे कि एक एग्जांपल से बात बताते हैं, जैसे ये है विकासगिरी, इनका घर है बीकेटी पे, ठीक है। चलो बीकेटी के और आगे रहते हैं ये, मान लीजिए जो है बीकेटी के आगे कौन सी जगह है, नाम बताओ। आज सीधे तुम्हारे घर ले चले। रामगढ़ा, अरे ठीक है, यूपी में नाम ऐसे ही होते हैं। हाँ, अरे कुछ नाम तो ऐसे हैं तो गांव वालों को शर्म आती होगी बोलने में। ठीक है, सत्य है। तो रामगढ़ा तो फिर भी ठीक है, हमारे पूर्वांचल साइड में 2-3 गांव के नाम ले नहीं पाएगा आदमी, वहां गाली लगता है। चलिए अब आप बात करते हैं। देखो इनको पता है, इनको पता है, देख रहे हैं। चलिए बात को समझते हैं। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, जैसे समझिए ये है, और ये जो है रामगढ़ा से आते हैं, तो यहाँ से रामगढ़ा पहुंचने में इनको मैक्सिमम कितना टाइम लगता होगा, 30-40 मिनट। अगर बहुत ज्यादा दूर देर लगा दिए, 25 मिनट 30 मिनट मान लेते हैं, ठीक है। अब इनसे कोई कह दे यार विकास आओ चलो कानपुर टहलाते हैं, ठीक है, क्या कह दे, आओ चलो कानपुर टहलाते हैं। दूसरे हो गए जनार्दन तो और पास से आ गए, तो जनार्दन के घर वालों ने इनसे खाली इतना कह दे कि यार आओ चलो बीकेटी टहल के आते हैं। अब मेरी बात को समझिएगा कि इनसे अगर कोई कहे कानपुर चलो, इनसे कोई कहे कानपुर चलो, और मान लो ये पीछे अच्छा सोनू घुमा दे, मान लो सोनू से कहीं कहे कि कानपुर चलो, ये ज्यादा दूर नहीं जा रहा। अब जिसके साथ जा रहा है उसकी गाड़ी में जा रहे, तो इनके पापा को लगेगा कि 6-7 बजे 7:30 बजे मैक्सिमम कोचिंग छूटेगी, लड़का हमारा जो है 8 बजे तक घर में होगा। 7:15 हो गया, क्या होगा, फोन आएगा। एक्स्ट्रा क्लास बता करके भी 7:15 से ज्यादा ये कर सकते हैं नहीं। 8:20 पर इनके पापा कोचिंग में होंगे। हाँ, बात समझ रहे हैं। उस बच्चे की बात करते हैं, वो तो 15 मिनट का मेहमान है। हाँ, उसके घर वालों को आने में 5 मिनट लगेगा, ठीक है। तो जैसे कोचिंग छुट्टी, वैसे इनके पापा पूछेंगे कहाँ हो, तो कहेंगे पापा आ रहे, बस 10 मिनट में आ रहे। 10 मिनट, अब कैसे कानपुर से 10 मिनट में आए, नहीं पॉसिबल है। तो क्या होगा, ये भी धर लिए जाएंगे। तो ये मना करेंगे कि जाएंगे, मना करेंगे, मना ये भी करेंगे। अब बारी आती है सोनू की। सोनू कानपुर में बैठ के बोलेंगे पापा क्लास में है। कानपुर में बैठ के क्या बोलेंगे कि हम क्लास में ही तो है। अब यहीं से ये समझ में आ गई कि जैसे इनके पापा रहते हैं यहां से 100 किलोमीटर दूर, तो इनके पापा को कितनी ही जानकारी हो पाएगी इनके बारे में, हो जाएगी। लेकिन अब मेरी बात को समझिए, नहीं सर 9 बजे तक क्या पढ़ा रहे हैं, पूछे, वो भी तो पूछ सकते हैं। मेरी बात को समझिए, लेकिन आप में से ये ज्यादा जोल कर सकते हैं, है ना।
कहने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इनका मन बड़ापन भी बढ़ेगा। क्या बढ़ रही है? एनर्जी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का कंट्रोल बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन क्या है? एनर्जी। दूसरा तरीका समझिए। जैसे 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 ये है, जैसे मान लो यही रहते और उनके मम्मी पापा, ये 2-4 लोग रहते हैं, बस मम्मी पापा ये रह रहे हैं, ये कोई शैतानी करे। घर आए थे, मम्मी बता दे आप जो है ये जो है स्कूल में वहां गाली गलौज करके आए। पहले ये बल भर मारे जाएंगे, फिर पूछा जाएगा कौन सी गाली दिए, फिर वो डिसाइड करेगी कि और मारना है कि नहीं। बात समझिए। अब मेरी बहन की बात करता हूँ कि मेरी बहन जब छोटी थी, हमारी बड़ी है, बड़ी तो हमारी दादी दादाजी, ठीक है, चाचा जी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, ठीक है, तो अच्छा खासा बड़ा परिवार। अब हुआ क्या, मेरी बहन बहुत शैतान थी। क्यों शैतान थी? क्योंकि अब जैसे पापा की गाड़ी की आवाज सुनते थे और हम घर में क्लास में तुरंत किताब खुल जाती, हम लोग तो लालटेन में पढ़ते थे यार, लैंप के आगे खड़े बैठ गए, दीदी लेट आ रही है, दीदी मम्मी कह रही पढ़ो, नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि दीदी दादी की चारपाई में वो लगी है मच्छरदानी, उसमें बैठी हैं और दादी पोती एक दूसरे की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मम्मी अगर डांटने आए कि चलो पढ़ने, तो क्या कहती थी? ये तो हमेशा चली आती है, जाओ वहां बिटिया खाना लगाना, दादी दादी दादी। तो अब दादी के होते हुए उनको डांट नहीं पड़े। तो कहने का क्या मतलब है, अब पापा आए तो पापा डांट सकते हैं, मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कौन है? दादी है। बड़े पापा को शोर नहीं पसंद था, बच्चों के रोना नहीं पसंद था, तो बड़े पापा वाज लाइक कि जब तक हम घर में रहा करें तब तक आवाज नहीं आनी चाहिए बच्चों के रोने की। अब समझ रहे हो? अब बच्चे मुंह बंद करके रो रहे हैं घर वाले कमरा बंद करके मार रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, घर वाले कमरा बंद करके मार रहे हैं, तो वहां मार रहे हैं, वो तो यूनिवर्सल है। मेरी मम्मी तो मारने पर कहती थी अगर अगर रोए तो मारेंगे। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि न्यूक्लियस जितना करीब होगा कंट्रोल उतना ज्यादा। अब दादी और बड़े पापा वाली बात देखो, ये है दादी बड़े पापा लोग, इसको कहते हैं शील्ड। जैसे दादी ने बोला हमारे बेटिया ने मारे तो हमारी लाश पे से गुजर के जाना होगा समझ गए? तो उन्होंने क्या किया, अब इनका जो बेटा पोता होगा वो मनबड़ होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और ये मनबड़ होंगे क्या? नहीं। तो कहने का क्या मतलब है, इनको लेवरेज इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे शील्ड्स हैं, घर में ज्यादा मेंबर तो ज्यादा मनबड़े बच्चे। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक चीज समझ में डिस्टेंस, दूसरी चीज समझ में शील्डिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? ढाल बन के, शील्ड मतलब ढाल होता है, तो दादी ढाल बन के खड़ी हो गई, ठीक है, बड़े पापा ढाल बन के खड़े हो गए, ठीक है। क्या समझ में आया यहाँ पर कि जो शेल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन जो है किसी एंगल पर ही तो रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, वहां पर क्या निकलेगा? एंगुलर मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन का, और उसका जो फॉर्मूला है दैट इज mvr बराबर nh/2π। r क्या बताता है? ऑर्बिट का रेडियस। ये रेडियस जानते हैं कि नहीं? इसको रेडियस कहते हैं। n बताता है कि कौन सी ऑर्बिट में है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, n1 n2 n3 n4। हाँ, ठीक है। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसके बाद m क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन का मास, और v क्या बताता है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे यहाँ मान लो x एनर्जी है, यहाँ y एनर्जी है, तो इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस, क्या पढ़ने जा रहे हैं? एनर्जी का डिफरेंस। चलिए चलिए एक बात को समझिए, यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये कोई k शेल है, या n शेल नंबर 1 है, n की वैल्यू 1 है, ये है शेल नंबर 2, n की वैल्यू 2 है, या n की वैल्यू 3। इस शेल की कुछ एनर्जी होगी और इस शेल की कुछ एनर्जी होगी, इसके बाहर की एनर्जी शेल की कुछ और होगी, लेकिन इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है
E2 और E3 के बीच का, दैट इज Hc अपॉन लैम्डा, इवन और E2 के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो भी क्या होगा, Hc बाय लैम्डा। समझने की क्या बात है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो ये क्या करेगा, हायर ऑर्बिट में आएगा। किधर आएगा, हायर ऑर्बिट। और जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो कहां आएगा, तो यहां पर क्या होगा, रिलीज होगी, तो कहां आएगा, लोअर ऑर्बिट में आएगा। तो एक बात लिखी हुई है, नीचे लिखी हुई है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एक ऑर्बिट से दूसरी, तो ये इलेक्ट्रॉन या तो ये आगे वाली ऑर्बिट में जा सकता है या तो पीछे वाली में, तो या तो वो एनर्जी लूज करेगा या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और वो एनर्जी को क्या कहेंगे, क्वांटा। नोट कर लीजिए। अच्छा, हम लोगों का ऑर्थो का कोटा होता है, तो ऑर्थो के कोटे में क्या होता है कि मतलब जैसे पेशेंट का कोटा होता है कि आपको इतने पेशेंट तो करने ही है इंटर्नशिप में, हाँ? तो ऑर्थो का कोटा था। अब ऑर्थो का पेशेंट वैसे ही बहुत नाटक वाला होता है, जल्दी कराता नहीं है। तो हमारे बैच में एक लड़का था, सबको जो है एक एक केस मिल चुका है, मेरा केस हमको नहीं मिला अभी तक। तो सीन ये हो कि अब मैं बहुत ईमानदार, मैं पूरी बातें बता करके झूठ बोलता हूँ। मतलब अगर मुझे झूठ बोलना है तो मैं बता दूंगा कि मैंने ये चालाकी करी है और अब कर ली तो कर ली। मेरे बैच में एक लड़का था जो है श्रीवास्तव, आप मालूम नहीं, वो 4 केस करके बैठा और उसके बाद भी बता रहा मुझे तो एक भी केस नहीं मिला कब से। और जब सबमिशन का टाइम आया, मेरा उन लोगों से 7 दिन पीछे था, आगे था, सॉरी। तो 1 महीने में 7 दिन मेरा आगे था उनसे, और वो हमसे 7 दिन पहले चले जाते थे। तो जब उन लोगों का सबमिशन पहले आ गया, अच्छा मैंने क्या किया, मुझे एक पेशेंट मिला, वो पेशेंट में अपर लोअर दोनों मैंने ले लिया। मैं थोड़ा देर तक रुका तो मुझे अपर लोअर दोनों ले लिया, और मैं दूसरे दिन बता रहा हूँ कि हाँ मैंने एक केस लिया, सब कह रहे एक केस में 2 लोग का हुआ, तो मैंने कहा दोनों ले लिया मैंने। तो अपर लोअर जॉ दोनों जॉ ले ली। तो कह रहा है कि तो इसका मतलब तुम 2 लिए। तो उसमें एक लड़की हमेशा दुखी रहती थी, अनन्या, नाम पूरा बता दूंगा तो पता चला देख ली, ठीक है। 3 थी, अनन्या पांडे, अनन्या शुक्ला, अनन्या चौहान। तो उसमें वो हमेशा दुखी रहती थी, उसको लगता था कि दुनिया उसके साथ जाहिर कर रही, सब चला के वो बहुत दुखी है। और बाद में पता चला वो हमसे ज्यादा केस करके बैठी है। तो हमको लगा ये ऐसे लोग हैं, झूठ बोलते हैं। तो याद रखिए, कोटा वोटा आगे चल करके लाइफ में एकदम चालू बनना है, समझ रहे हैं? हाँ, अपना काम एकदम ओके करिए। और जब वो 4 केस लड़का कर चुका और 3 केस वो जो है एक्स्ट्रा लेके बैठा है, कह रहा है कि वो मुझे सीनियर्स ने कहा कि तुम करो। तो जब आप इंटर्नशिप में जाओगे या जब आप पढ़ोगे तो आप पढ़ाई के दौरान आप कोशिश करोगे कि आप ज्यादा से ज्यादा पेशेंट कर लो, क्योंकि आपकी स्किल अच्छी हो जाती है। तो सारा खेल स्किल का ही है, कितने मरीज आपने कर लिए। तो तुम पता है, ऐसे मेडिसिन वैसे होता है, मरीज के लिए मारा मारी होती है, मतलब लोग रोना गाना कर लेते हैं। 2nd ईयर 3rd ईयर में मैं सच बता रहा हूँ कि लड़ाई हो जाती थी, मैम ये मेरा पेशेंट था, वो कह रहे मेरा पेशेंट था, पेशेंट कह रहा मुझ पर मत सीखिए मैम। और एक मरीज कोई देख रहा, सब घेर लिए, लोग कुर्सी पर चढ़ चढ़ के ऐसे देख रहे, मरीज सोच रहा है कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। तो कहता है कि अरे आप लोग इतना देख रहे हैं, हमको घबराहट होने लगी है। तो ये सब बड़ा अच्छा है, बहुत मजेदार है, सच बता रहे, बहुत ज्यादा मजा है। मतलब हाँ, ये है कि वहां पर पासिंग मार्क होता है 50%, मतलब यहाँ पर 33% में तुम पास हो जाओगे। मेडिसिन में पासिंग मार्क 50% होता है, 50% से कम नंबर आए तो तुम सप्ली दे रहे हो, स्क्रूटनी दे रहे हो। तो ये थोड़ा सा है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अच्छे हैं, आप लोग कर लेंगे। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है किसी न्यूक्लियस के अगल बगल में रिवॉल्व कर रहा होता है, तो न्यूक्लियर फोर्स उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। इस बहुत ही हैवी फोर्स को काउंटर करता है कौन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है?
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, ये mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। नोट कर लीजिए, आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बोहर के कुछ क्लासिफिकेशन, या आप कह सकते हैं कि बोहर मॉडल पे कुछ अच्छी कैलकुलेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। जैसे मान लीजिए हमें निकालना हो गया एटॉमिक रेडियस, निकालना हो गया एनर्जी, निकालना हो गया, तो क्या फॉर्मूला है पढ़ते। अब न्यूमेरिकल वाला पार्ट शुरू। ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा, ये सब लिखना लिखाना सिखाना एक अलग बात है, बट मैं आपको बताऊं, आपको आज से सिर्फ एक चीज याद होनी चाहिए कि रेडियस इज इक्वल टू 0.529 लिखिए एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। तो लिखिए आर इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या है, यूनिट है। एन क्या है, नंबर ऑफ शेल। कौन सी कक्षा में है, कौन सा शेल नंबर है, नोट कर लीजिए। ठीक है, ऐसे मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम ये है, पहली शेल में एक इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है। R2 का क्या हो जाएगा, तो मैंने सर 0.529 की जगह मैं 5 लिख दे रहा हूँ, 2 का स्क्वायर अपॉन R3 बराबर क्या हो जाएगा, 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 1। क्या 6 या 9 9 5 45 4.76 एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है। ये आएगा 2.2 या 4 4 5 22। क्या पूछ रहे हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं, ये एक हाइड्रोजन एटम है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक है, इसका ये मतलब थोड़ा कि शेल नहीं होगी। जैसे जैसे समझो, नहीं समझ में आया होगा ना, जैसे एक अपार्टमेंट है तो उसमें जरूरी है कि सारे घर में लोग रहेंगे। अगर लोग कुछ अपार्टमेंट खाली भी होते हैं तो क्या तुम उसको गायब कर दोगे वहां से। इसी तरीके से किसी भी एटम में जो शेल्स होती हैं, शेल्स तो इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है, ये जो शेल है ये इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन इन शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ तक है वो डिसाइड करेगा कि भैया इनकी सबसे बाहरी शेल कौन सी है। मैं समझ में आ गई। चलो अब जैसे एक फॉर्मूला लिखो, ये सब कुछ सिखा दिया है, T1 E2 E3 देखो, एक मिनट का एक पॉइंट सिखा देते तो, जैसे ये R1 है या R2 है, R1 अपॉन R2 सिखाना चाह रहे थे। ठीक है, अब देखो कोई एक ही एटम है, उसी की रेडियस देखेंगे, फर्स्ट रेडियस सेकंड रेडियस देख रहे हो, एटॉमिक रेडियस फर्स्ट शेल में सेकंड शेल में। तो R1 अपॉन R2, R इज इक्वल टू क्या होता है 0.53 n स्क्वायर अपॉन Z। अच्छा Z और ये तो सेम रहेगा ना, किसी भी एटम का उसका रेडियस बदल सकता है, R1 होगा तो ये N1 होगा, R2 होगा तो ये Na2 हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। बात सही है। अब मान लीजिए ये फॉर सेम एटम ऑफ डिफरेंट रेडियस, फॉर डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट रेडियस। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, अच्छा N1 स्क्वायर Z2 अपॉन N2 स्क्वायर Z1। कोई दिक्कत क्या? ओके ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल बनते हैं इन चीजों से। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी तीन तरीके की पढ़नी है हमको, काइनेटिक एनर्जी पढ़नी है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है और टोटल एनर्जी पढ़नी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1/2 Z² बाई R। काइनेटिक एनर्जी और रेडियस में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स।
potential energy is equal to minus Z E square by R and total energy is sum of the kinetic energy and potential energy. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी Z E square by R. ठीक है, तो 1/2 Z E square by R प्लस माइनस जेड ई स्क्वायर बाई आर जब करोगे तो आंसर क्या आएगा टोटल एनर्जी दैट इज माइनस 1/2 जेड ई स्क्वायर बाय आर. नोट कर लीजिए. चलिए, तो अब हम लोग एनर्जी के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि जैसे अलग अलग यूनिट में क्या एनर्जी का फॉर्मूला होगा. लाइक ओके, ठीक है. जब आपको एनर्जी को, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो जब इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा. अच्छा देखो, ये एक जेड बचा, ये एक जेड, तो यहाँ आ गया जेड स्क्वायर और ये एन स्क्वायर 1/2. ठीक है, और यहाँ पर जब आप इसको, जब इसको ये और ये जो ये कांस्टेंट जितने हैं इनका जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा -2.18 इंटू 10 की पावर -11 और बचा क्या जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. ये कब, जब यूनिट क्या होगी आर्ग में. नीचे वाले फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है En बराबर, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लो, इसको चाहो तो लिख लो फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. इस पर बहुत क्वेश्चन आएंगे.